नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्पना तोमर वॉइस चैनल में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वर्णपुर के लोगों की नज़रों में रुद्रिका आज विक्रम सिंह राठौर की रानी बनने जा रही थी, लेकिन हकीकत में यह शादी नहीं, एक खौफनाक सौदा था। विक्रम, जिसके लिए इंसान सिर्फ कागजों पर लिखे नंबर्स थे, उसने रुद्रिका की मजबूरी की बोली लगाई थी। कमरे में सन्नाटा था। रुद्रिका आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी, पर उसे अपनी ही परछाई किसी अजनबी जैसी लग रही थी। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि शायद चांद की चांदनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए, पर उस सुंदरता के पीछे एक रूह तड़प रही थी। जब उसने भारी लाल चुनरी अपने सर पर रखी तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, रुद्रिका, आज तू अपनी पसंद से विदा नहीं हो रही, तू आज नीलाम हुई है। आज तू बीवी बनने नहीं, बल्कि उस महल की दासी बनने जा रही है जहां सम्मान नाम की कोई चीज नहीं है। तू बस उस आग में कूद रही है ताकि तेरे बाप की सांसें चलती रहें और तेरे गांव की मिट्टी प्यासी न रहे। अचानक उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक ठंडी आग जल उठी। उसने हवा में मुक्का भींचा और बुदबुदाई, विक्रम सिंह राठौर, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा पानी रोक कर मुझे जीत लिया है। आज मैं तुम्हारे घर तो आ रही हूँ, पर याद रखना, ये लाल जोड़ा सुहाग का नहीं, मेरे प्रतिशोध का कफन है। तुम मुझे अपने पैरों की जूती बनाना चाहते हो ना, तो याद रखना, ठोकर भी जूती ही मारती है। तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन आज से शुरू होता है। तभी दरवाजा खुला। एक कम उम्र की लड़की जो महल की नौकरानी लग रही थी, डरते हुए अंदर आई। रुद्रिका जी, चलिए, मालिक आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। रुद्रिका ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में सवाल था, क्यों? इस वक्त क्यों? लड़की ने नजरें झुका ली। आज आपकी सुहागरात है। सुहागरात? शब्द सुनते ही रुद्रिका का दिल जोर से धड़कने लगा, पैर कांप गए। क्या सुहागरात? पर मैं तो यहाँ एक दासी की हैसियत से आई हूँ, और दासियों की कोई सुहागरात नहीं होती। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। नौकरानी ने दबी आवाज में कहा, वो मालिक हैं, अगर वो आपको दासी बनाकर इस महल में ला सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप शायद उनके गुस्से से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए उनका हुक्म मानने से मना कर रही हैं। रुद्रिका को लगा जैसे उसके चारों तरफ की दीवारें उसे निगल जाएंगी। वह गुस्से से चिल्लाई, जाओ, कह दो उनसे कि मैंने आने से मना कर दिया है। मैं नहीं जाऊंगी। लड़की डरकर भाग गई थी और रुद्रिका अकेले कमरे में फपक फपक कर रो पड़ी थी, पर उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने विक्रम सिंह राठौर खड़ा था। उसकी आंखों में आज गुस्सा नहीं, बल्कि एक बहसी आग थी। उसने कोट उतार कर सोफे पर फेंका और आगे बड़े बड़े कदमों से भरता हुआ रुद्रिका के करीब आया। विक्रम एक खौफनाक ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म की नाफरमानी करने की? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मना कर दोगी और मैं मान जाऊंगा, विक्रम सिंह राठौर से बच जाओगी? यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। रुद्रिका पीछे हटने लगी, पर उसकी पीठ दीवार से जा लगी। विक्रम ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर कस दिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करके बोला, मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारी नाफरमानी की सजा तुम्हें दे सकता हूं। आइंदा मेरी किसी भी बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अब तुम मेरी अमानत हो। सौदा किया है तुमने मुझसे, जो तुमने मांगा हमने तुम्हें दिया। अब मेरी बारी है वसूल करने की। सौदे का सीधा नियम है रुद्रिका, इस हाथ दे उस हाथ ले। रुद्रिका इतनी घबरा गई कि उसके होंठों से शब्द नहीं फूट रहे थे। वो तो आंखें फाड़कर उसकी आंखों में देख रही थी, जहां सिर्फ नफरत थी। उसकी आंखों में एक शिकारी वाले भाव थे, जैसे वह अपने शिकार को पूरी तरह से कुचल देना चाहता हो। रुद्रिका ने अपनी नजरें नहीं झुकाई, हालांकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे एहसास हो गया था कि आज की रात उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं होने वाली है, और साथ ही उसके स्वाभिमान की सबसे बड़ी जंग है।
रुद्रिका के दोनों हाथ उसकी पकड़ में थे। वो अपनी पूरी कोशिश के साथ खुद को छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। रुद्रिका की सांसें तेज चल रही थीं। वह अपनी पूरी जान लगाकर विक्रम की फौलादी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हालत वैसी थी जैसे कोई छोटी सी मछली शिकारी के जाल में छटपटाती है, लेकिन विक्रम का शिकंजा ढीला होने की बजाय और कसता जा रहा था। विक्रम ने एक झटके से रुद्रिका के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दीवार से सटा दिया। रुद्रिका का गोरा बदन पसीने से भीग चुका था। वह जितना जोर लगाती, विक्रम उतना ही करीब आता जाता। उसकी आंखों में वो वैसी चमक थी जो किसी जीते हुए जुआरी की होती है। विक्रम ने अपना चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब किया कि रुद्रिका उसकी गर्म सांसों को अपनी खाल पर महसूस कर सकती थी। उसने रुद्रिका की कांपती हुई कलाइयों को गौर से देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, बहुत ताकत है ना इन देहाती हाथों में। उस दिन तो बड़ी शेरनी बनी फिर रही थी। पूरे गांव के सामने मुझे जमीन पर गिराया था, तो अब क्या हुआ? अब क्यों ये शेरनी भीगी बिल्ली बनी हुई है? दिखाओ अपनी वो देसी ताकत और छुड़ा लो खुद को मेरे चुंगल से। रुद्रिका के दांत आपस में भिंच गए। उसने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसका चेहरा लाल पड़ गया, उसकी नसें तन गईं, पर विक्रम जैसे किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह से टस-मस नहीं हुआ। विक्रम राठौर जैसे हट्टे कट्टे और ताकतवर मर्द के सामने रुद्रिका की शारीरिक शक्ति कम पड़ने लगी थी। विक्रम हंसते हुए बोला, कोशिश और करो। ये हाथ अब हल चलाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे सामने हाथ जोड़ने के लिए बने हैं। तुमने सौदा किया था ना अपनी जिंदगी की आज़ादी का, तो ये रही तुम्हारी आज़ादी की कीमत। आज तुम सिर्फ एक नंबर हो मेरे बेडरूम के कलेक्शन में। रुद्रिका की आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने अपनी हार नहीं मानी। भले ही उसका शरीर विक्रम के नीचे दबा हुआ था, पर उसकी आवाज में अभी भी वही खनक थी। रुद्रिका बोली, विक्रम की आंखों में आंखें डालकर, तुमने मेरा शरीर पकड़ा है राठौर, मेरी रूह नहीं। तुम जोर जबरदस्ती से मेरी सांसें तो रोक सकते हो, पर मेरा गुरूर नहीं तोड़ पाओगे। सौदे में मैंने खुद को दासी लिखा था, खिलौना नहीं। और याद रखना, शिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक घायल शेरनी से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने रुद्रिका की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में झांका। उसे लगा था कि रुद्रिका रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, पर उसकी आंखों में उसे अपनी बर्बादी का अश्क दिखाई दे रहा था। विक्रम ने झटके से उसे छोड़ दिया, जैसे कोई बिजली का करंट लगा हो। वह 2 कदम पीछे हटा और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, तुम्हारी ये जबान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। आज की रात तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम किसकी मलकियत हो। विक्रम की ताकत के सामने रुद्रिका की हर कोशिश नाकाम रही। उसने अपने नाखूनों से विक्रम के हाथों पर निशान छोड़े, अपनी पूरी जान लगाई, पर उस फौलादी शिकंजे से खुद को छुड़ा नहीं पाई। उस रात विक्रम ने न केवल रुद्रिका के शरीर को अपनी मर्जी का गुलाम बनाया, बल्कि उसके स्वाभिमान को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की। जब सब खत्म हुआ तो विक्रम बिस्तर से उठा। उसके चेहरे पर कोई सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सा अहंकार था। उसने फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और रुद्रिका की तरफ पलट कर देखा, जो टूटकर बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई थी। विक्रम ठंडी और बेरहम आवाज में बोला, ये सौदे का ब्याज है रुद्रिका। क्या कहा था तुमने उस दिन गांव में कि तुम्हें तुम्हारे पति के अलावा कोई और छू नहीं सकता? तो देख लो, आज मैंने तुम्हें छुआ है, पर तुम्हारे पति की हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारे मालिक की हैसियत से। मैंने तुम्हारी वो झूठी मर्यादा आज धूल में मिला दी है। रुद्रिका की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वह खामोश थी। विक्रम ने अपनी घड़ी बांधी और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए आखिरी वार किया। विक्रम बोला, और हाँ, एक बात याद रखना, मैं विक्रम सिंह राठौर हूँ। मैं एक बार उतारे हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनता, इसलिए आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। आज के बाद तुम इस कमरे में नहीं, बल्कि बाहर नौकरों के साथ रहोगी। तुम सिर्फ मेरी दासी हो, मेरी पत्नी बनने का ख्वाब भी मत देखना। वह एक शिकारी की तरह घुर्राता हुआ
कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद कर दिया। कमरे में सन्नाटा पसर गया, जिसे सिर्फ रुद्रिका की सिसकियां तोड़ रही थीं। वह चादर में खुद को लपेटे फर्श पर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा पर गहरे घाव लगे हैं। उसे पता था कि यह शादी एक आग का दरिया है, पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी लपटें इतनी जहरीली होंगी। लेकिन उन सिसकियों के बीच अचानक एक बदलाव आया। रुद्रिका ने अपनी हथेली से जोर से अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में गीलापन अब एक दहकते हुए अंगारे में बदल रहा था। उसने फटे हुए लहंगे और अपनी बिखरी हुई चूड़ियों की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। रुद्रिका धीमी पर फौलादी आवाज में बोली, विक्रम सिंह राठौर, तुम मुझे गांव की कमजोर अबला नारी समझ रहे हो? ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे और आखिरी गलती होगी। तुमने आज मेरे जिस्म को छुआ है, पर मेरी रूह को ललकारा है। मैं वो चिंगारी हूँ जो तुम्हारे इस पूरे घमंडी साम्राज्य को जलाकर राख कर दूंगी। उसने खड़े होकर खिड़की के बाहर चमकते शहर को देखा, जहां राठौर ग्रुप की ऊंची इमारतें खड़ी थीं। रुद्रिका बोली, ये मेरा तुमसे वादा है विक्रम राठौर, जिस बिस्तर और जिस ताकत पर तुम्हें आज इतना गुरूर है, एक दिन तुम्हें इसी तरह पूरी दुनिया के सामने नंगा और बेबस न किया तो मेरा नाम भी रुद्रिका नहीं। आज की ये सिसकियां कल तुम्हारी बर्बादी का शोर बनेंगी। खेल अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ विक्रम अपने आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और बेचैनी में कमरे में चक्कर काटने लगा। उसके शरीर में अभी भी उस हाथापाई की गर्मी बाकी थी, पर उसका मन किसी गहरे दलदल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसने शराब की बोतल उठाई और सीधे गले से लगा ली, पर कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वह आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। शरीर के नशे और थकान के बीच उसे आईने में अपनी ही परछाई किसी अजनबी की तरह लगी। उसे लगा जैसे आईने के भीतर खड़ा विक्रम उसे घूर रहा है और सवाल कर रहा है। अंतर आत्मा आईने का अश्क बनकर सामने चमक रही थी। क्या मिल गया विक्रम? एक नेहत्ती और मजबूर लड़की पर अपनी ताकत आजमाकर? क्या तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत मिल गया? ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम एक योद्धा हो या एक कायर शिकारी? विक्रम ने गुस्से में अपना गिलास जमीन पर फेंक मारा। कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। विक्रम चिल्लाकर बोला, चुप रहो, मैंने जो किया सही किया। सौदा था वो, और सौदे में भावनाएं नहीं होती। मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन? कैसे भूल जाऊं वो दोपहर जब उस अहंकारी लड़की ने पूरे गांव के सामने मुझे जलील किया था? उसकी आंखों के सामने वह मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। सूरज सर पर था। स्वर्णपुर की मिट्टी तप रही थी। विक्रम अपनी सफेद शर्ट के कॉलर ऊपर किए खड़ा था। उसे गुमान था कि उसकी दौलत के आगे ये गरीब किसान घुटने टेक देंगे, पर तभी भीड़ से रुद्रिका निकली थी। विक्रम को याद आया कि कैसे उसने रुद्रिका को गांव की गवार कहकर ताना मारा था, और फिर वो पल, रुद्रिका की वो बिजली जैसी फुर्ती। उसने विक्रम का हाथ मरोड़ा और अपनी तकनीक से उसे हवा में उछाल दिया था। विक्रम को आज भी अपनी पीठ पर वो चोट और अपने चेहरे पर जमी वो मिट्टी महसूस हो रही थी। पूरे गांव के सामने जब वह कीचड़ में गिरा था, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं गिरा था, बल्कि विक्रम सिंह राठौर का वो नाम गिरा था, जिसे उसने सालों की क्रूरता से बनाया था। लोगों के ठहाके आज भी उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रहे थे। विक्रम हांफते हुए आईने से नजरें मिलाते हुए बोला, उसने मुझे मिट्टी में मिलाया था। उसने मेरी हस्ती का मजाक उड़ाया था। आज जो उसके साथ हुआ वो मेरा बदला है। उसने मेरा नाम खराब किया था, मैंने उसका मान छीन लिया। हिसाब बराबर हुआ, पर आईने का अश्क अभी भी मुस्कुरा रहा था, एक दर्दनाक मुस्कान। अश्क हंसते हुए बोला, हिसाब बराबर नहीं हुआ विक्रम। तुमने मिट्टी में गिरकर अपना कपड़ा गंदा किया था, पर तुमने उसे गिराकर अपनी रूह काली कर ली है। देख लेना, जिस शेरनी को तुमने पिंजरे में डाला है, उसकी दहाड़ एक दिन तुम्हारा यह शीश महल तोड़ देगी। विक्रम ने मुक्का मारकर आईना तोड़ना चाहा, पर उसका हाथ बीच में ही रुक गया। उसे रुद्रिका की वो आखिरी नजर याद आई, जिसमें आंसू तो थे पर हार नहीं। एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में घर कर गई।
उसे एहसास ही नहीं था कि जिस नफरत को वह जीत समझ रहा है, वही नफरत उसे धीरे धीरे रुद्रिका के आकर्षण के जाल में बांध रही है। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी आंखों के सामने यादों का पर्दा सरकने लगा। स्वर्णपुर की सुबह किसी चित्रकार की कल्पना जैसी थी। दूर तक फैली हरियाली, खेतों में लहराती पीली सरसों और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू जिसे महसूस करने के लिए रूह का साफ होना जरूरी था। इसी मिट्टी में रुद्रिका का बचपन पला था। 23 साल की रुद्रिका, जिसने कृषि विज्ञान में गोल्ड मेडल जीता था, सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि इस गांव का भविष्य थी। वह अपने पिता ठाकुर बलवीर सिंह की आंखों का तारा थी, जो स्वाभिमान को अपनी सबसे बड़ी जागीर मानते थे। लेकिन उसी सुबह गांव की कच्ची सड़कों पर धूल का ऐसा गुबार उठा जिसने सूरज की रोशनी को भी धुंधला कर दिया। काली चमचमाती एसयूवी गाड़ियों का एक लंबा काफिला किसी नागिन की तरह गांव की पगडंडियों पर रेंगता हुआ ठाकुर बलवीर सिंह के दरवाजे पर आकर रुका। गाड़ी का दरवाजा खुला। इतावली जूतों ने धूल भरी जमीन पर कदम रखा। 28 साल का विक्रम सिंह राठौर, जिसके चेहरे पर सफलता का घमंड और आंखों में ठंडी क्रूरता थी, वो था घमंडी धनंजय ठाकुर का घमंडी बेटा विक्रम सिंह राठौर। धनंजय के इशारे पर विक्रम सारे काम करता था। आज यहाँ आया था तो सिर्फ अपने पिता के कहने पर। धनंजय से जब ये काम नहीं हुआ तो उसने अपने बेटे को भेजा था। विक्रम राठौर बाहर निकला। उसके पीछे उसके अंगरक्षक ऐसे खड़े थे जैसे किसी युद्ध के मैदान में हों। विक्रम के लिए इंसान सिर्फ नंबर्स थे और भावनाएं महज एक कमजोरी। ठाकुर बलवीर सिंह, रुद्रिका के पिता, बाहर आए। उनके चेहरे पर संयम था, पर आंखों में सवाल। विक्रम ने बिना किसी शिष्टाचार के अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर एक ऐसी रकम भरी जो किसी भी साधारण इंसान के होश उड़ा दे, और उसे तिरस्कार के साथ बलवीर सिंह के पैरों के पास फेंक दिया। ठाकुर साहब, मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ। विक्रम की आवाज़ ठंडी और पैनी थी। यह चेक लीजिए और इस जमीन के कागजात पर अंगूठा लगाइए। मुझे यहाँ राठौर स्टील प्लांट खड़ा करना है। इस जमीन की असली कीमत से 10 गुना ज़्यादा दे रहा हूँ। बलवीर सिंह कुछ कहते उससे पहले ही एक आवाज़ गूंजी। कीमत चीज़ों की लगाई जाती है राठौर साहब, विरासत की नहीं। आपके पिता जब हमें डराने में नाकामयाब रहे तो आपको भेज दिया। खेतों से काम करके लौट रही रुद्रिका सामने खड़ी थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, पर चेहरे पर एक ऐसा तेज था कि विक्रम की नज़रें एक पल के लिए ठहर गईं। उसने झुककर उस चेक को उठाया, उसे गौर से देखा और फिर बड़ी बेबाकी से उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके लिए यह सिर्फ अपमान नहीं, एक चुनौती थी। उसने झपटकर रुद्रिका की कलाई पकड़ी और उसे इतनी जोर से मरोड़ा कि रुद्रिका के मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। विक्रम दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने विक्रम सिंह राठौर को ललकारा है। इसका अंजाम जानती हो। मैं खड़े खड़े तुम्हें और तुम्हारे इस 2 टके के गांव को खरीद सकता हूँ। मेरी आंखों में देखो लड़की, यहाँ सिर्फ विनाश दिखता है। रुद्रिका की आंखों में आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की आग दहक रही थी। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कलाई को एक झटके से छुड़ाया और इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, रुद्रिका ने अपने मार्शल आर्ट कराटे का हुनर दिखाया। उसने हवा में उछलकर एक जोरदार राउंड हाउस किक विक्रम के सीने के पास मारी। विक्रम लड़खड़ा गया और अगर उसने अपनी गाड़ी का बोनट न थामा होता तो वहीं जमीन पर मुंह के बल गिरता। आसपास खड़े किसान और गांव वाले जो अब तक डरे हुए थे, ठहाका मारकर हंसने लगे। एक शहर के रईसजादे को गांव की छोरी ने धूल चटा दी। रुद्रिका ने अपने हाथों की धूल झाड़ी और शेरनी की तरह दहाड़ी। राठौर साहब, हमें गांव की कमज़ोर अबला नारी समझने की भूल मत करना। हम गांव की लड़कियों को सिर्फ उसका पति हाथ लगा सकता है। आपके शहर की उन लड़कियों की तरह हम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिन्हें आप जैसे अमीर इंसान रोज अपने बिस्तर की शोभा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखना, यह मिट्टी मरना जानती है, झुकना नहीं।
विक्रम के कान सुन्न हो गए। अपमान का यह जहर उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। उसने अपने अंगरक्षकों को रुकने का इशारा किया और अपनी शर्ट की आस्तीन ठीक करते हुए रुद्रिका की ओर देखा। उसकी आंखों में अब व्यापार नहीं बल्कि एक पागलपन था। विक्रम बोला धीमी पर खौफनाक आवाज में, तुमने आज जो किया है रुद्रिका, उसकी कीमत तुम अपनी पूरी जिंदगी चुकाओगी। अब मुझे तुम्हारी जमीन नहीं, अब मुझे तुम चाहिए। और याद रखना, विक्रम सिंह राठौर जिसे पाना चाहता है उसे पाकर ही दम लेता है, चाहे रूह कुचल कर ही क्यों ना मिले। वह गाड़ी में बैठा और धूल उड़ाते हुए चला गया। शहर पहुंचकर भी विक्रम शांत नहीं था। रात के 2 बज रहे थे पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे बार बार रुद्रिका का वह बार, उसकी वह बातें और गांव वालों की हंसी याद आ रही थी। 50 मंजिला ऑफिस की खिड़की से नीचे देखते हुए उसने शराब का गिलास दीवार पर दे मारा। उसके पीछे उसका पिता ठाकुर धनंजय सिंह राठौर खड़ा था। विक्रम, एक मामूली लड़की ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया? धनंजय की आवाज़ में जहर था। डैड, वह मामूली नहीं, वह आग है और उस आग को बुझाने के लिए मुझे उसे अपने घर की दासी बनाना होगा। मैं उससे शादी करूँगा, प्यार के लिए नहीं बल्कि उसका गुरूर तोड़ने के लिए। मैं उसे दिखाऊंगा कि जब पाँव की जूती सर पर रखी जाती है तो कैसा महसूस होता है। अगले ही हफ्ते स्वर्णपुर की किस्मत बदल गई। सरकारी आदेश रातों रात बदल दिए गए। गांव के सिंचाई वाले बांध पर ताला जड़ दिया गया। नहर का पानी रोक दिया गया। तपती धूप में रुद्रिका के पिता की फसलें मुरझाने लगीं। गांव के किसानों पर बैंक का दबाव बढ़ने लगा। बलवीर सिंह दर दर भटके पर हर दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया गया। विक्रम की पहुंच सत्ता के गलियारों तक थी। एक दोपहर जब बलवीर सिंह अपने सूखे खेतों को देख रहे थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वह खेत की उसी मिट्टी में गिर पड़े जिसे बचाने के वह कस्में खाते थे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रुद्रिका की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अस्पताल का बिल लाखों में था और गांव की तबाही करोड़ों में। उसी समय विक्रम का आदमी एक लिफाफा लेकर पहुंचा। उसमें कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था बल्कि एक विवाह का प्रस्ताव था। अगर तुम मिस्टर विक्रम सिंह राठौर से शादी करती हो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हो तो बांध खुल जाएगा। तुम्हारे पिता का इलाज दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर करेंगे और गांव का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। बदले में तुम्हें राठौर महल की मर्यादाओं के अधीन रहना होगा। रुद्रिका ने अपने अचेत पिता को देखा और फिर खिड़की से बाहर दिखती उस बंजर जमीन को जहां बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे थे। उसने पेन उठाया और अपनी आज़ादी के वारंट पर साइन कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था, वह सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले छा जाता है। उसने मन ही मन कहा, विक्रम सिंह राठौर, तुमने आग को घर ले जाने की जिद की है, अब जलने के लिए तैयार रहना। शादी का दिन आ गया था। स्वर्णपुर का माहौल किसी उत्सव जैसा नहीं बल्कि किसी मातम जैसा था। रुद्रिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसने गहरे लाल रंग का भारी रेशमी जोड़ा पहना था। जब उसकी सहेलियों ने उसे आईना दिखाया तो उसकी आंखों में दुल्हन वाली शर्म नहीं बल्कि एक ठंडी और घातक चमक थी। उसने अपने गहने ऐसे पहने जैसे कोई योद्धा अपना कवच पहनता है। उसने शीशे में खुद को देखते हुए अपनी लाल चुनरी को सर पर ओढ़ा और मन ही मन बुदबुदाया, विक्रम सिंह राठौर, तुम्हें लगता है कि मैं लाल जोड़ा पहनकर तुम्हारी दुल्हन बन रही हूँ? नहीं, यह लाल रंग सुहाग का नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड और तुम्हारे गहनों के खून का रंग है। आज से मेरी हर सांस तुम्हें तबाह करने का षड्यंत्र रचेगी। मंडप पर वह पहुंची तो विक्रम उसे देखकर दंग रह गया। लाल जोड़े में वह किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो नफरत थी वह विक्रम के सीने को चीर रही थी। फेरे हुए, मंत्र पड़े गए, पर हर वचन के साथ रुद्रिका अपने मन में विक्रम की बर्बादी का एक अध्याय लिख रही थी। जब काली गाड़ियां राठौर महल के विशाल दरवाजे पर रुकी तो आसमान में बिजली कड़की। गृह प्रवेश की रस्म के लिए विक्रम की मां आगे बढ़ी, लेकिन पीछे से एक भारी और कर्कश आवाज आई, ठहरो। ठाकुर धनंजय सिंह राठौर,
हाथ में एक सोने की छड़ी लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनकी आंखों में वही क्रूरता थी जिसने स्वर्णपुर का पानी रोका था। धनंजय रुद्रिका के पास आकर बोला, इस घर में पैर रखने से पहले अपनी मर्यादा बाहर छोड़ देना लड़की। याद रखना, यहाँ हवा भी मेरी मर्जी से बहती है और सांस भी मेरी इजाज़त से ली जाती है। तुम यहाँ इस घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि अपनी मिट्टी की जान बचाने की कीमत बनकर आई हो। तुम्हारी जगह इस महल के मंदिर में नहीं, बल्कि उन कोठरियों में है जहाँ नौकर रहते हैं। रुद्रिका ने बिना डरे धनंजय की आंखों में झांका। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। रुद्रिका बोली, ठाकुर साहब, शेर पिंजरे में डालने से वह कुत्ता नहीं बन जाता। और याद रखिएगा, जहाँ सांस घुटती है वहीं तूफान जन्म लेते हैं। आपने मुझे यहाँ लाकर अपने महल की नींव में डायनामाइट लगा दिया है। विक्रम ने गुस्से में रुद्रिका का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ऊपर कमरे की ओर ले गया। धनंजय सिंह वहीं खड़े तिलमिलाते रह गए। उन्हें एहसास हो गया था कि यह लड़की टूटने वाली नहीं है। विक्रम ने उसे कमरे में बंद करके कहा, आज से यही तुम्हारी जगह है। विक्रम ने झटके से अपनी आंखें खोली। कमरे का सन्नाटा उसे काट रहा था। वह अभी भी आईने के सामने था। विक्रम बड़बड़ाते हुए बोला, उस दिन तुम शेरनी बनी थी रुद्रिका, पर आज तुम मेरे घर की दासी हो। मैंने तुम्हारा स्वाभिमान मिट्टी में मिला दिया है, पर क्यों ये जीत मुझे जीत जैसी नहीं लग रही। वह शराब का खाली गिलास फेंक कर बेड पर गिर पड़ा। पर स्वर्णपुर की मिट्टी की वो खुशबू और रुद्रिका की वो ललकार उसे सोने नहीं दे रही थी। विक्रम ने उसके साथ वो सब किया जो वो करना चाहता था। उसका गुरूर तोड़ना चाहता था, मगर फिर भी उसके दिल में हलचल मची हुई थी। आखिर क्यों, ये तो वो खुद नहीं जानता था। उसकी उंगलियों में रुद्रिका का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। वो खूबसूरत पतले सुर्ख होठों का वो स्पर्श। अचानक विक्रम खामोश हो गया। पास से देखने पर रुद्रिका और भी हसीन लग रही थी। उसकी झील सी गहरी और बड़ी बड़ी आंखें, उनमें आंसू नहीं बल्कि अंगारे थे। उसका गोरा रंग जो गुस्से से लाल पड़ गया था और उसकी सांसों की वो तेज रफ्तार। विक्रम एक पल के लिए अपनी नफरत भूल गया। वह उसके हुस्न के जादू में बहकने लगा। फिर अचानक उसे अपना तिरस्कार याद आया। नहीं, मैं तुम्हें वो सुख नहीं दूंगा जो एक पत्नी को मिलता है। जिस हुस्न पर तुम्हें इतना गुरूर है, वह सारी जिंदगी किसी कमरे में बंद रहकर दम तोड़ेगा। तुम एक प्यासी बंजर जमीन की तरह रहोगी और मैं तुम्हें कभी पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होने दूंगा। तुम्हारा वजूद मेरे लिए किसी मतलब का नहीं है अब। लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर बेचैन था। वह उस लड़की को नफरत करना चाहता था, पर उसकी खूबसूरती उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। कमरे में अकेली रुद्रिका ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे। यादों की धुंध छटी और रुद्रिका ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने हाथों को देखा जिन पर विक्रम की नाम की मेहंदी लगी हुई थी, और उसके निशान भी जो नीले पड़ चुके थे। वही हाथ जो कभी गोल्ड मेडल थामे हुए थे, आज एक अपराधी की तरह जकड़े गए थे। रुद्रिका धीमी और ठंडी आवाज में, बापू, आपने कहा था कि माटी कभी अपना कर्ज नहीं रखती। आज विक्रम राठौर ने मेरी मर्यादा के साथ जो खेल खेला है, उसका कर्ज ये माटी चुकाएगी। उसने मुझे दासी बनाया है ना, ठीक है, मैं इसी महल की दासी बनकर रहूंगी, पर वो दासी जो दीमक बनकर इसके गुरूर के इस महल को अंदर से चाट जाएगी। उसने अपने बिखरे हुए बाल समेटे और एक गांठ बांध ली। यह गांठ उसके बालों में नहीं बल्कि उसके संकल्प में थी। रुद्रिका विक्रम सिंह राठौर, तुमने सिर्फ एक देहाती लड़की को छुआ है, पर तुमने एक गोल्ड मेडलिस्ट के दिमाग को चुनौती दी है। तुमने मुझे नीलाम किया है। अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। ये रात मेरी हार नहीं बल्कि तुम्हारी तबाही की पहली तारीख है। उसने चादर को कसकर लपेटा और खिड़की से बाहर चमकते हुए राठौर साम्राज्य को देखा। उसकी आंखों में अब आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडी सोची समझी योजना ने ले ली थी। सुबह के ठीक 5 बजे थे। महल के बाकी सदस्य अभी गहरी नींद में थे, लेकिन रुद्रिका उठ चुकी थी। कल रात के जख्म अभी ताजा थे। शरीर टूट रहा था,
पर उसकी आत्मा जाग चुकी थी। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और अपनी सूती साड़ी के पल्लू को कस करके बांधा और सीधे महल की विशाल रसोई में पहुंच गई। वहां काम करने वाले नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। कल जिसे बहू के रूप में लाया गया था वह आज नौकरों के बीच खड़ी थी। रुद्रिका शांति से, घबराइए मत, आज से मैं भी आप लोगों के साथ ही काम करूंगी। बताइए चाय का पानी कहाँ चढ़ाना है। कुछ देर बाद विक्रम अपने जिम से निकला। वह पसीने में तरबदर था और उसके चेहरे पर अभी भी वही अहंकार था। उसे लगा था कि रात के वाकया के बाद वह कमरे में रो रही होगी या डर के मारे बाहर नहीं आएगी। लेकिन जब उसने उसे रसोई में काम करते देखा तो उसकी आंखों में हैरानी और फिर गुस्सा चमक उठा। वह जानबूझकर रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। विक्रम ऊंची और रूखी आवाज में बोला, अरे तो हमारी नई दासी काम पर लग गई। सुनो, मुझे कड़क अदरक वाली चाय चाहिए और याद रखना हाथ जरा संभल कर चलाना। यहाँ की क्रॉकरी तुम्हारे पूरे गांव की कीमत से ज़्यादा महंगी है। रसोई में मौजूद नौकर सहम गए, पर रुद्रिका के हाथ नहीं कांपे। उसने बिना पीछे मुड़े खोले हुए पानी में अदरक कूटकर डाली। रुद्रिका, राठौर साहब, अदरक और इंसान दोनों को जितना कूटा जाए उसका स्वाद उतना ही असरदार होता है, उतना ही निखर कर आता है। चाय मिल जाएगी, बस जरा सब्र रखिए। उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो विक्रम को चुभ रही थी। वह चाहता था कि रुद्रिका गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, पर वह तो चट्टान की तरह अडिग थी। तभी विक्रम की माँ सुमित्रा देवी वहां पहुंची। उन्होंने अपनी महंगी रेशमी साड़ी को संभालते हुए रुद्रिका को सर से पैर तक देखा। सुमित्रा, विक्रम, ये क्या तमाशा है? इस गवार को किचन में किसने घुसने दिया? मेरे घर के बर्तनों को ये छुएगी? इसके हाथ तो गोबर और मिट्टी के आदि हैं। विक्रम बोला, रुद्रिका की तरफ देखते हुए। डोंट वरी मॉम, इसने खुद दासी बनना चुना है। आज से घर का सारा भारी काम, झाड़ू पोछा और सफाई यही करेगी। इसे एहसास होना चाहिए कि राठौर खानदान की बराबरी करने की कोशिश का अंजाम क्या होता है। रुद्रिका ने चुपचाप चाय की ट्रे उठाई और विक्रम की तरफ बढ़ी। उसने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर ट्रे आगे की। रुद्रिका, लीजिए साहब आपकी चाय। और माँ जी, चिंता मत कीजिए, मिट्टी के हाथ कभी झूठे नहीं होते, पर सोने के चमचों से जहर जरूर परसा जा सकता है। मैं अपना काम जानती हूँ। दिन भर रुद्रिका ने महल का भारी काम किया। लोग उसे ताने देते रहे, जलील करते रहे, पर वह पत्थर बनी रही। लेकिन इस दासी के भेष में पीछे उसका दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। सफाई करते करते वह विक्रम के होम ऑफिस में पहुंची। उसने देखा कि मेज पर कुछ ऐसी फाइलें थीं जिन पर स्वर्णपुर के बांध और नई फैक्ट्री के नक्शे थे। उसने गौर किया कि विक्रम का लैपटॉप खुला था। रुद्रिका, मन ही मन, तुमने मुझे अपने पैरों के पास जगह दी थी ना विक्रम, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अब मैं यहीं से देखूंगी कि तुम्हारा ये साम्राज्य कितना झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। तभी उसे अपना पुराना दोस्त आर्यन याद आया। उसे पता था कि उसे किसी भी तरह बाहर संपर्क करना होगा। उसी शाम जब वह कूड़ा फेंकने के बहाने महल के पीछे गेट पर गई तो उसने देखा कि उसके गांव का एक लड़का लखन वहां माली का काम करता था। रुद्रिका की आंखों में चमक आ गई। रात का समय था। विक्रम की आंखों के सामने बार बार रुद्रिका का वह चेहरा घूमता रहा था। कभी वह स्वाभिमानी चेहरा जो खेतों में उसका रास्ता रोकता था, और कभी वह बेबस चेहरा जो कल रात उसके जुल्मों के नीचे दबा था। सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था, पर विक्रम के दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। उसने दबे पांव अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर बरामदे की ओर झांका। वहां का मंजर देखकर विक्रम का कलेजा जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। बरामदे की ठंडी संगमरमर की जमीन पर रुद्रिका एक पुरानी सूती चादर ओढ़े सिमटी हुई सो रही थी। जनवरी की सर्द रात थी और हवा की हल्की सी लहर भी किसी सुई की तरह चुभ रही थी। चांदनी खिड़की से छनकर सीधे उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर अब वो देहाती शेरनी वाली आग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मासूमियत थी जिसे देखकर कोई भी पत्थर दिल पिघल जाए। विक्रम नफरत के नशे में था, पर वह इंसानियत पूरी तरह नहीं खोया था।
वह धीरे से घुटनों के बल रुद्रिका के पास बैठा। उसने गौर किया कि ठंड के मारे रुद्रिका के होंठ नीले पड़ रहे थे और वह नींद में ही कांप रही थी। विक्रम का हाथ अनजाने में ही उसकी ओर बढ़ा। उसने चाहा कि उसे उठाकर अपने मखमली बिस्तर पर लिटा दे, पर उसका अहंकार बीच में आ गया। उसने पास पड़े एक ऊनी कम्बल को धीरे से रुद्रिका के ऊपर डाल दिया। जैसे ही उसका हाथ रुद्रिका के कंधे को छुआ, रुद्रिका ने नींद में ही विक्रम का हाथ कसकर पकड़ लिया। रुद्रिका नींद में बुदबुदाते हुए बोली, बापू बहुत ठंड है, हमें घर जाना है। विक्रम जम गया। उसकी तरफ की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई। जिस लड़की को वह अपनी ताकत से कुचलना चाहता था, उसकी एक बेबस पुकार ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। वह घंटों वहीं बैठा उसे देखता रहा। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं सच में जीत गया हूँ या मैं इस मासूम को हराते हराते खुद को हार बैठा हूँ। अगले कुछ दिन रुद्रिका ने बड़े ही सातिर तरीके से गुजारे। वह दिन भर दासी बनकर जुल्म सहती, गालियां सुनती और विक्रम के घर की सफाई करती, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सफाई करते करते वह विक्रम के स्टडी रूम के डस्टबिन से फटे हुए कागजों के टुकड़े जमा कर रही थी। उसने उन टुकड़ों को जोड़कर विक्रम के नए प्रोजेक्ट द रॉयल प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग समझ ली थी। उसे पता चल गया था कि विक्रम एक बहुत बड़ी डील करने वाला है, जिसके लिए उसे एक विदेशी इन्वेस्टर की तलाश है। रुद्रिका ने अपने दोस्त आर्यन को संदेश भेजा, क्योंकि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। लखन, जो उसके गांव का था, महल में माली का काम करता था, उसके आर्यन को मैसेज पहुंचाया। संदेश था, आर्यन, वक्त आ गया है, मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए जिस पर विक्रम शक न कर सके। शहर के सबसे महंगे होटल में एक ऑफिस बुक करो। अब रुद्रिका नहीं, माया बात करेगी। रुद्रिका अब रातों को सोती नहीं थी। जब विक्रम अपनी बालकनी में खड़ा उसे याद करके तड़पता, तब रुद्रिका महल के स्टोर रूम में रखे एक पुराने लैपटॉप पर, जो आर्यन ने उसे छिपा कर दिया था, बिजनेस की बारीकियों को समझ रही थी। वह अपनी एग्रीकल्चर की डिग्री और बिजनेस एनालिटिक्स के ज्ञान को मिला रही थी। विक्रम को एक कॉल आया। उसका सेक्रेटरी उत्साह में था। सर, एक नई इंटरवेस्टर आई है, नाम है माया। कोई नहीं जानता वो कहाँ से आई है, पर उसके पास इतना फंड है कि वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को अकेले फाइनेंस कर सकती है। उन्होंने आपको द रॉयल सफायर होटल में मिलने के लिए बुलाया है। विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा कि उसकी डूबती हुई कंपनी को सहारा मिल गया। उधर महल के स्टोर रूम में रुद्रिका ने अपनी पुरानी सूती साड़ी उतारी। उसके सामने एक महंगी डिजाइनर साड़ी और नकाब रखा था। उसने आईने में देखकर खुद से कहा, विक्रम राठौर, तुमने कहा था कि तुम एक बार उतारे हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनते, तो देख लो, आज तुम्हारी ये दासी वो लिबास पहनेगी जिसे छूने की तुम्हारी औकात भी नहीं होगी। आज माया तुम्हें उस जमीन पर लाएगी जहां से तुमने मेरे बाप को उठाने की जरूरत की थी। शहर के सबसे शानदार होटल द रॉयल अफेयर का प्रेसिडेंशियल स्वीट रोशनी से नहाया हुआ था। विक्रम सिंह राठौर अपने सबसे बेहतरीन सूट में था। उसे अपनी कंपनी को बचाने के लिए इस नई रहस्यमयी इन्वेस्टर माया की जरूरत थी। अचानक दरवाजा खुला। माया रुद्रिका अंदर दाखिल हुई। उसने काले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी, आंखों पर एक कीमती नकाब था और उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जिसने पूरे कमरे का तापमान बदल दिया। उसकी खुशबू विक्रम को बहुत जानी पहचानी लगी, पर वह समझ नहीं पाया। विक्रम मुस्कुराते हुए, स्वागत है मिस माया, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बिजनेस की दुनिया में आप एक पहेली बनी हुई हैं। माया रुद्रिका बिना बोले उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और एक फाइल उसकी ओर सरका दी। विक्रम जैसे ही फाइल पढ़ने लगा, उसके होश उड़ गए। उस फाइल में उसकी कंपनी के वो गुप्त राज थे जो सिर्फ उसे पता थे। माया अपनी आवाज़ बदलकर ठंडी और सधी हुई आवाज़ में बोली, मिस्टर राठौर, मैं बिजनेस में सिर्फ मुनाफा देखती हूँ। आपके रॉयल प्रोजेक्ट में दम है, पर आपकी नीयत में खोट है। विक्रम उसकी आवाज़ और उसके अंदाज से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपनी कुर्सी से उठा और सीधे से उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसे इस औरत में एक अजीब सी
कशिश महसूस हो रही थी। वह भूल गया कि वह यहाँ बिजनेस के लिए आया है। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर माया के कंधे को छूना चाहा, पर माया ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ झटक दिया और खड़ी हो गई। विक्रम हैरानी से, मिस माया, मैं तो बस आपकी तारीफ करना चाह रहा था। आप बहुत प्रभावशाली हैं। माया ने अपनी नकाबपोश आंखों से उसे घूरा और वही शब्द कहे जो विक्रम ने उस काली रात रुद्रिका से कहे थे। माया बोली, मिस्टर राठौर, आपकी सीमा मत भूलिए। याद है ना, आपने क्या कहा था कि आप एक बार उतारे हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनते। तो आज मैं आपको एक नया सबक सिखाती हूँ। कुछ लिबास ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा पहनने की आपकी औकात ही नहीं होती, और मैं उन्हीं में से एक हूँ। विक्रम के पैर जम गए। वह शब्द, जो लहजा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। उसे अपनी दासी की याद आई, पर उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया। उसे लगा यह कोई इत्तेफाक है। विक्रम हकलाते हुए, मेरा वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। माया मुस्कुराते हुए नकाब के पीछे से बोली, गलत तो आपने तब समझा था जब आपने सोचा कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है। यह डील मैं साइन करूंगी, पर मेरी शर्तों पर। और याद रखना राठौर, अब वक्त मेरा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद आपको घुटनों पर बैठना पड़े। वह मुड़ी और शान से बाहर निकल गई। विक्रम वहीं खड़ा रह गया, पसीने से तरबदर। उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंज रही थी, एक बार उतारे हुए कपड़े दोबारा नहीं पहनता। उस रात जब विक्रम वापस महल पहुंचा, उसने गुस्से में आकर अपनी अलमारी के सारे महंगे सूट फेंक दिए। वह तड़फ रहा था। वह उस नकाबपोश माया को पाना चाहता था, पर जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे बरामदे में सोती हुई रुद्रिका का चेहरा याद आता। वह उस दासी से नफरत करना चाहता था, पर वह अनजाने में उसकी ही बिछाई हुई नफरत की बिसात पर अपनी दासी और उस माया के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। वह बार बार खुद से कह रहा था, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसे पैर की जूती समझा था वही आज मेरा ताज छीनने वाली है। होटल के उस स्वीट से निकलने के बाद विक्रम की हालत एक घायल जानवर जैसी थी। माया की बातों ने उसके ज़मीर पर ऐसे वार किए थे कि उसे अपनी ही परछाई से घृणा होने लगी थी। वह रात के अंधेरे में अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए वापस महल पहुंचा। महल में सन्नाटा था, पर स्टोर रूम की उस छोटी सी खिड़की से आती एक मध्यम रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। वह तेज कदमों से स्टोर रूम की ओर बढ़ा और पैर से दरवाजा खोल दिया। विक्रम हाँफते हुए, रुद्रिका, बाहर आओ। रुद्रिका, जो अभी अभी माया के रूप में वापस लौटी थी और अपनी कीमती साड़ी बदलकर पुरानी सूती साड़ी पहन ही रही थी, कि अचानक ठिठक गई। उसने जल्दी से खुद को चादर में लपेट लिया। उसकी सांसें रुक गईं। क्या विक्रम ने उसे देख लिया? रुद्रिका खामोशी से ओढ़ते हुए बाहर आई। क्या हुआ साहब? रात के इस पहर में एक दासी के कमरे में आपका क्या काम? क्या सौदे का ब्याज अभी और बाकी है? विक्रम ने उसे गौर से देखा। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर थकान थी, पर वही आंखें, वही माया वाली चमक। विक्रम ने उसका हाथ मरोड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। विक्रम चिल्लाकर, कौन हो तुम? क्या जादू किया है तुमने मुझ पर? दिन भर तुम यहाँ मेरी जूतियाँ साफ करती हो, और रात को जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारी आवाज़ उस माया जैसी क्यों लगती है? आपको आराम की ज़रूरत है शायद, रुद्रिका ने कटाक्ष करते हुए कहा। विक्रम दांत भींचते हुए वहां से चला गया। कल माया के साथ मीटिंग थी। रात भर वो सो नहीं पाया था। रात उसकी करवटें बदलते हुए निकली। सुबह राठौर साम्राज्य का आलीशान बोर्डरूम, वही बड़ी सी कांच की मेज के चारों तरफ शहर के नामी बिजनेसमैन बैठे थे। सबकी नजरें दरवाजे पर थीं। विक्रम सिंह राठौर बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी कंपनी का भविष्य आज उस माया के हाथों में था, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी। तभी दरवाजा खुला। माया रुद्रिका अंदर दाखिल हुई। उसने गहरे नीले रंग की एक महंगी सीफोन साड़ी पहनी थी। गले में मोतियों का एक साधारण पर कीमती हार था। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था कि पूरा बोर्डरूम खामोश हो गया। उसने नकाब नहीं पहना था, क्योंकि आज वह विक्रम को अपनी आंखों से जलता हुआ देखना चाहती थी।
विक्रम उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी सांसें अटक गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे उसने दासी बनाकर अपमानित किया, वह इतनी गरिमा और खूबसूरती के साथ उसके सामने खड़ी होगी। विक्रम धीमी आवाज में, रुद्रिका तुम? रुद्रिका ने बिना विचलित हुए अपनी फाइल मेज पर रखी और मुख्य कुर्सी पर बैठ गई। रुद्रिका, मिस्टर राठौर, बिजनेस मीटिंग में रिश्ते के नाम नहीं लिए जाते। यहाँ मैं आपकी माया हूँ, आपकी मुख्य इन्वेस्टर, और हाँ, स्वर्णपुर के बांध की चाबियां अब मेरे हाथ में है। बोर्ड मेंबर्स फुसफुसाने लगे। विक्रम का पिता धनंजय राठौर चिल्लाने ही वाला था कि विक्रम ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया। विक्रम की नजरें सिर्फ रुद्रिका पर टिकी थी। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वह उसकी बुद्धिमानी और उसकी हिम्मत का कायल हो रहा था। मीटिंग खत्म हुई, बाकी सब बाहर चले गए। बोर्ड रूम में अब सिर्फ विक्रम और रुद्रिका थे। भारी सन्नाटा था। रुद्रिका अपनी फाइलें समेट रही थी कि तभी विक्रम ने आगे बढ़कर मेज पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने घेरे में ले लिया। विक्रम गहरी और भारी आवाज में बोला, बहुत खूब खेला है तुमने रुद्रिका। तुमने मुझे वही चोट दी जहां मुझे सबसे ज्यादा दर्द होता, मेरे अहंकार पर क्या तुम जानती हो, इस खेल में तुम जीत गई हो, पर मैं हार कर भी खुश हूं। रुद्रिका ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब बहसी आग नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। रुद्रिका बोली, खुश? तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए विक्रम। मैंने तुम्हारी साख मिट्टी में मिला दी। विक्रम एकदम और करीब आते हुए बोला, नफरत तो मैं खुद से कर रहा हूँ। कल रात जब मैंने तुम्हें ठंड में ठिठुरते देखा, तभी मेरा दिल समझ गया था कि मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। ये दौलत, ये कंपनी, ये घमंड सब तुम्हारे कदमों में रखता हूँ रुद्रिका। मुझे मेरा साम्राज्य नहीं, मुझे मेरी वो रुद्रिका वापस चाहिए जिसे मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ा था, अपनी पत्नी। विक्रम का हाथ धीरे से रुद्रिका के गाल की तरफ बढ़ा। रुद्रिका ने बोर्डरूम में अपनी जीत दर्ज की। विक्रम का साम्राज्य उसके कदमों में था, लेकिन उसका दिल अभी भी उन घावों से छलनी था जो शादी की पहली रात विक्रम ने उसे दिए थे। उसे विक्रम के वो शब्द रह रह कर याद आते थे, मैं विक्रम राठौर हूँ, एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनता, इसलिए मुझसे दूर रहना, और हाँ, पत्नी बनने की कोशिश मत करना। वो अपमान आज फिर ताजा हो गया था। वो 2 कदम पीछे हटी और बोली, मिस्टर राठौर, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपका उतारा हुआ पुराना कपड़ा हूँ, जिसे शायद आप दोबारा पहनना पसंद नहीं करेंगे। विक्रम की आंखें शर्म से झुक गईं। रुद्रिका, विक्रम राठौर, तुमने मुझे कपड़ा समझा था जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। आज मैं वही पुरानी दासी बनकर अपने गांव वापस जा रही हूँ। तुम्हारी ये दौलत, ये महल तुम्हें मुबारक। मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना जिसका ज़मीर मर चुका हो। कल तुम्हारे पास हमारे तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। विक्रम ने हाथ जोड़कर उसे रोकना चाहा, पर रुद्रिका नहीं रुकी। वह अपना छोटा सा सूटकेस लेकर स्वर्णपुर लौट गई। रुद्रिका अपने गांव की मिट्टी में वापस लौट आई। वह फिर से खेतों में काम करने लगी, पर उसकी आंखों में एक खालीपन था। उधर विक्रम पागलों की तरह उसकी याद में तड़प रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या अनमोल रत्न खो दिया है। एक शाम स्वर्णपुर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी रुद्रिका के पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्रिका ने दरवाजा खोला तो सामने विक्रम खड़ा था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर अब वह राठौर वाला घमंड नहीं, बल्कि एक याचक की बेबसी थी। रुद्रिका कठोरता से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, जाओ यहाँ से। उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। विक्रम वहीं बाहर खड़ा रहा। उसने तय कर लिया कि जब तक रुद्रिका उसे माफ नहीं करेगी, वह यहाँ से नहीं हिलेगा। रात बारिश होती रही, ओले गिरने लगे और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। रुद्रिका अंदर सो नहीं पा रही थी। खिड़की से उसने देखा विक्रम वहीं कीचड़ और बारिश में खड़ा कांप रहा था। उसकी हालत देख रुद्रिका का पत्थर जैसा दिल पिघलने लगा। अचानक विक्रम ठंड और कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। रुद्रिका से जब और नहीं रहा गया, वह भागकर बाहर गई। रुद्रिका बोली, विक्रम, क्या पागलपन है ये? विक्रम के होंठ ठंड से नीले पड़ चुके थे।
पर उसने रुद्रिका का हाथ पकड़ लिया। विक्रम कांपती आवाज में बोला, रुद्रिका, तुमने सही कहा था, मैं इंसान नहीं शैतान था। पर आज इस मिट्टी में गिरकर मुझे समझ में आया कि तुम्हारी अहमियत क्या है। अगर तुम नहीं मानी तो मैं इसी चौखट पर अपनी जान दे दूंगा। रुद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सहारा देकर उठाया और घर के अंदर ले आई। अंदर लाकर रुद्रिका ने आग जलाई। उसने विक्रम के भीगे हुए कपड़े बदले और सूखे कपड़े दिए। उसने खुद अपने हाथों से उसे गर्म चाय पिलाई और एक भारी ऊनी कंबल उसके चारों तरफ लपेट दिया। विक्रम अभी भी कांप रहा था। जब रुद्रिका ने विक्रम को सहारा देकर बिस्तर पर लेटाया और उसे कंबल उड़ाया, तभी कमरे के कोने में रखे दिए की रोशनी में एक साया उभरा। वह ठाकुर बलवीर सिंह थे। विक्रम के डॉक्टरों और रुद्रिका की देखभाल की बदौलत से अब वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय का दर्द बाकी था। विक्रम ने जैसे ही ठाकुर साहब को देखा, वह अपनी कमजोरी के बावजूद लड़खड़ाते हुए उठा और उनके पैरों में गिर पड़ा। एक समय था जब विक्रम ने उसी बूढ़े बाप के पैरों में चैक फेंका था, पर आज वह अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। विक्रम भारी आवाज में, ठाकुर साहब, मैंने आपसे आपकी जान से प्यारी बेटी छीनी थी, उसका अपमान किया था। आज मैं कुछ मांगने लायक तो नहीं, पर अगर आप मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी आखिरी सांस तक रुद्रिका का मान सम्मान वापस लौटाना चाहता हूँ। बलवीर सिंह खामोश थे। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा, जहाँ अब नफरत नहीं बल्कि विक्रम के लिए फिक्र और तड़प थी। उन्होंने गहराई से एक ठंडी सांस ली और अपना कांपता हुआ हाथ विक्रम के सर पर रख दिया। बलवीर सिंह बोले, विक्रम, स्वर्णपुर की मिट्टी जहरीली नहीं होती। अगर तुम सच में बदल गए हो तो मेरी बेटी का हाथ थाम लो, पर याद रखना, अगली बार अगर इसकी आंखों में एक भी आंसू तुम्हारी वजह से आया तो यह बाप फिर से अपनी जमीन के लिए जान देना भी जानता है। रुद्रिका की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। उसने अपने पिता के गले लगकर सिसकियां भरी। बलवीर सिंह ने अपनी बेटी का हाथ विक्रम के हाथ में दे दिया। पिता के जाने के बाद कमरे में फिर से वही खामोशी छा गई, पर इस बार यह खामोशी सुकून भरी थी। बारिश अभी भी बाहर हो रही थी, लेकिन घर के अंदर प्यार की गर्माहट थी। विक्रम ने रुद्रिका को धीरे से अपनी ओर खींचा और उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया। विक्रम बोला, रुद्रिका, आज तुम्हारे बापू ने मुझे माफ़ कर दिया, पर मैं खुद को तब तक माफ़ नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम्हारी आंखों में वो पुरानी चमक वापस ना आ जाए। रुद्रिका नजरें झुकाकर प्यार से बोली, तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में फिर से स्वीकार कर लो। रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए विक्रम के कंधे पर अपना सिर रख दिया। रुद्रिका, आज से हम दोनों के बीच कोई सौदा नहीं होगा। विक्रम, आज से हमारा रिश्ता इस मिट्टी की तरह पक्का होगा, जिसे कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस रात स्वर्णपुर के उस छोटे से घर में एक अहंकारी राजा का अंत हुआ और एक सच्चे प्रेमी का जन्म हुआ। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दो ऐसी रूहें थीं जो आग में तपकर कुंदन बन चुकी थीं। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो विक्रम और रुद्रिका हाथ में हाथ डाले खेतों की सैर पर निकले। पूरा गांव उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। स्वर्णपुर की प्यासी मिट्टी को उसका पानी मिल गया था और रुद्रिका को उसका वह मान सम्मान जो उससे छीन लिया गया था। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली एक ऐसी ही रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।